So hello friends, welcome to the HPAS Polity Module lecture series. So today we are going to discuss the topic of citizenship, right? So let's begin with the lecture that concerns the Indian citizenship. So सबसे पहले देखते हैं, before we delve into the articles and the details of the thing that you call citizenship, right? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय सिटीजनशिप, एक सिटीजन क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उसमें सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स रिगार्डिंग दैट, कि सबसे पहले तो देखो, जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, राइट, तो एट द वन हैंड यू हैव द स्टेट, at the one hand you have the state and on the other hand you have the individual, right? The individual who has to be given this citizenship. तो देखो, जब हम बात करते हैं एक तरफ स्टेट की, एक तरफ इंडिविजुअल की, तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि व्हाट इज अ स्टेट। तभी आप जो है इंडिविजुअल से उसको रिलेट कर पाओगे और सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन बिफोर वी डू दैट यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ थिंग दैट यू कॉल नेशन। ठीक है, जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन इज एनी एंटिटी जिसके साथ पीपल हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब कि एक कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिसके साथ यू हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, राइट, दैट यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन अभी तक जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है या ऐड नहीं किया है। जब इस नेशन में हम ऐड कर देते हैं व्हाट, अ पर्टिकुलर डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, जब इस नेशन की आपने बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन कर दी, तो ये नेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टेट में, राइट? दैट इज अ प्लेस वेयर सम पीपल लिव्ड। एक टेरिटरी थी जिसपे कुछ लोग रहते थे, लेकिन अभी तक इस टेरिटरी की बाउंड्रीज जो है वो हमने डिफाइन नहीं की थी, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि उस जगह से वो लोग जो हैं, जो वहां रह रहे हैं, दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दे बिलोंग टू दैट प्लेस। एंड जब हमने उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया, देन दैट नेशन बिकेम व्हाट यू कॉल एज नेशन स्टेट और स्टेट, राइट? इट बिकेम अ नेशन स्टेट। अब देखो, जो भी लोग उस जगह पे रह रहे थे इस नेशन स्टेट में, ऑल द इंडिविजुअल्स व्हिच वर रिसाइडिंग देयर, इनका स्टेट, नेशन स्टेट के साथ एक रिलेशन है। ये रिलेशन जो है वो डिफाइन करता है सिटीजनशिप। मतलब कि ये नेशन जो स्टेट है ये कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है। It provides certain rights to these individuals, and on the other hand these individuals, they have certain duties towards this nation state where they are residing. That is rights which are accorded by the nation state to the individual, right? और कुछ ड्यूटीज हैं जो ये इंडिविजुअल फुलफिल करता है, या ये जो इंडिविजुअल है ये कैरी आउट करता है टुवर्ड्स द स्टेट। तो ये जो दोनों चीजें हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज, दे आर कोरिलेटिव। These rights and duties are correlative, मतलब कि आप कह सकते हो या इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि एक तरफ जो है अधिकार हैं और दूसरी तरफ जो है जिम्मेदारियां हैं या ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन करता है, या इसको हम डिफाइन करते हैं थ्रू सिटीजनशिप, या जिसको आप हिंदी में कहते हो नागरिकता, राइट? तो दिस इज द ब्रीफ कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू कॉल सिटीजनशिप, जो कि एक नेशन स्टेट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल जो है वो ड्यूटीज पूरी करके अपनी इस सिटीजनशिप के सर्कल को कंप्लीट कर देता है, राइट? तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सिटीजनशिप जो है उसको कहा जाता है दैट इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड फॉर्म ऑफ नेशनैलिटी दैट कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल। जब मैं कह रहा हूं कि इट इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड फॉर्म ऑफ नेशनैलिटी दैट कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल, इसका मतलब ये है कि क्योंकि सिटीजन्स के लिए मैक्सिमम जो राइट्स नेशन स्टेट प्रोवाइड करती है दैट आर टू दी सिटीजन्स। देखो, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें राइट्स जो हैं, है ना, राइट्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर सम राइट्स विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स, and some other rights are also to non citizens, या जिनको हम एलियन भी कहते हैं,
राइट, नॉन सिटीजन्स और एज यू कॉल देम एलियंस। ये वो जादू वाला एलियन, कोई मिल गया वाला एलियन नहीं है। इस एलियन का मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो है उस पर्टिकुलर नेशन स्टेट का नागरिक नहीं है या सिटीजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जो कुछ राइट्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स को, एंड ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो available to non-citizens or aliens, right, the people who are not the citizens of this country। तो ये जो मैं कह रहा हूँ मोस्ट प्रिविलेज फॉर्म, ये इसीलिए है कि इन सिटीजन्स को एक्सक्लूसिवली कुछ राइट्स जो हैं वो मिलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दोज पीपल बीइंग द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, राइट। तो इसीलिए जो है सिटीजनशिप को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर ये हमने बात कर ली कि डिनोट्स वेरियस रिलेशंस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, है ना। और इंटरनेशनल पार्लेंस में या इंटरनेशनल लॉ में भी ये बात कही जाती है कि जब किसी नेशन स्टेट ने किसी व्यक्ति को नागरिकता दी है तो नेशन स्टेट की जिम्मेदारी बनती है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना। जैसे कि आपकी और मेरी डिफेंस की जिम्मेदारी किसकी है? नेशन की, नेशन स्टेट की। द इंडियन स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव प्रोटेक्शन टू इट्स सिटीजन्स, है ना। जैसे चाइना के साथ जो भी गालवान में हुआ, उसमें क्या किया? इंडियन स्टेट में जो एक्टर हैं, मतलब कि द इंडियन आर्मी, द डिफेंस फोर्सेज, they provided protection to us against any external or internal threat, in this case an external threat, the example which we just cited, right। चलो, तो ये बात हो गई स्टेट की सिटीजनशिप के लिए। अब करते हैं बात सिटीजन की। तो हमने कहा कि सिटीजनशिप के जो एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं, दैट इज राइट्स ऑन दी वन हैंड एंड ड्यूटीज ऑन दी अदर हैंड। तो उसमें देखो, एक अच्छा नागरिक वही होगा जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी, जिसको अनुमान अच्छे से है और वो उनका भी पालन करता है। मतलब कि आप सिर्फ नेशन स्टेट से अपने राइट्स नहीं डिमांड करते, यू ऑल्सो फुलफिल योर ड्यूटीज, नॉट जस्ट टुवर्ड्स द स्टेट बट टुवर्ड्स ऑल्सो योर फेलो सिटीजन्स, राइट। जैसे कि आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप कंट्री की गवर्निंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हो, देन यू विल बी अ गुड सिटीजन और एन एक्टिव सिटीजन। और ये बहुत जरूरी है एक भारत जैसे देश के लिए। जैसे आप लोग एम कर रहे हो कि कल को आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट बनोगे, है ना, तो ये भी एक अच्छे सिटीजन का हम कह सकते हैं परिचायक है एक तरीके से, कि आप जो है यू वांट टू be a part of the system, you just don't want to be a citizen who enjoys the rights, but you also want to be in the system, get into the system and improve the system and contribute to it, right। So that is why we are saying that it is essential for a democratic state कि citizens जो हैं वो governing process में पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसीलिए देखो, हम जब भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग क्या कहता है, या पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या कहती हैं, या जो हमारे लीडर्स हैं वो भी क्या कहते हैं कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं इस में भागीदार होंगे, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, वो अपनी प्रतिनिधियों को चुनने में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और वो अच्छे सिटीजन होंगे, राइट। चलो, तो आई बिलीव आपको बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं कि सिटीजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली सिटीजनशिप होता क्या है ना। चलिए, तो अब जब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो इन द वेरी सेकेंड पार्ट आर्टिकल्स 5 to 11 जो हैं वो डील करते हैं सिटीजनशिप के साथ। पर यहाँ पे एक चीज समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ बात करता है उन लोगों की नागरिकता की जिन लोगों को 26 जनवरी 1950, दैट इज जब हम कहते हैं द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन जिन लोगों को नागरिकता दी गई, उन लोगों की नागरिकता से रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। और बाकी जो है पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि पार्लियामेंट अपने लॉ बना के और फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करेगा। तो चलिए जानते हैं कि करके उन सभी चीजों को। जैसा मैंने आपको बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट ओनली आइडेंटिफाइज द पीपल हु बिकेम द सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 की तारीख को, तो उस दिन जिन लोगों को नागरिकता दी गई, संविधान सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करता है ना। It does not deal with the question of acquisition or loss of the citizenship subsequent to its commencement। मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे हासिल की जाएगी या कैसे टर्मिनेट या लूज की जाएगी, वो छोड़ दिया गया संसद के ऊपर कि संसद एक कानून पारित करके इस चीज को डिसाइड करेगा, ठीक है। जो कि हम कहते हैं कि पार्लियामेंट अपने एक लॉ के थ्रू करेगा, जिसके तहत पार्लियामेंट ने लॉज बनाए भी हैं, उनके ऊपर भी हम एक एक करके आएंगे, राइट। अच्छा, फिर देखो, अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो देश है, दैट इज
इंडिया में जो है दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे सिटीजनशिप है। पहली तो है जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ जस सोली। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं जस्ट सोली इसका मतलब है कि बाय बर्थ, जन्म से अगर आपको सिटीजनशिप दी जाए, दैट इज द थिंग विच वी कॉल एज जस्ट सोली। एंड इसके अलावा एक और तरीका है दैट इज जस्ट सैंग्विन, राइट। जस्ट सैंग्विन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है दैट बाय डिसेंट, मतलब कि आप या तो भारतीय मूल के रहे हैं, या आपके माँ बाप में से कोई रहा है, या आपके स्पाउस में से कोई रहा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई रहा है जिसका लिंक है कोई इंडिया के साथ, तो आपको बाय डिसेंट, बाय योर लीनिएज, इसके थ्रू भी जस्ट सैंग्विन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि दैट पर्सन कैन बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इनमें डिफरेंशिएशन के ये हो गया बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ और ये हो गया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट, राइट। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जो पार्लियामेंट के पावर की बात कर रहे थे। ठीक है, एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन की बात, दूसरी बात है कि पार्लियामेंट को जो पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स को डिसाइड करने की, वो आर्टिकल 11 के थ्रू जो है पावर दी गई है। और आर्टिकल 11 के अंडर पावर अपनी एक्सरसाइज करते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने जो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो है सबसे पहले इनैक्ट किया था। ठीक है, जिसको कई बार अमेंड भी किया जा चुका है, और लेटेस्ट 2019 की अमेंडमेंट से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही थी, राइट। चलिए, तो अब पहले बात करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं सिटीजनशिप से, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करता है टर्मिनेशन और एक्विजिशन, दोनों चीजें। चलो, तो जो 26 जनवरी 1950 जो तारीख है जिस दिन संविधान लागू किया गया, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट, उस दिन जिन लोगों को सिटीजनशिप दी गई अंडर आर्टिकल 5, उन लोगों के लिए क्या कंडीशन थी? दो कंडीशन अगर कोई व्यक्ति फुलफिल कर रहा था तो उसको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता भारत की दे दी गई। ठीक है, पहली कंडीशन थी कि द पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड fulfills one of the three conditions। अब देखो, यहां एक चीज समझनी जरूरी है कि जब हम बात करते हैं डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह में रिसाइड कर रहे हो, यू आर रिसाइडिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस विद द इंटेंशन, और आपकी इंटेंशन क्या है? You have an intention to reside at this place for a long or a longer period of time। मतलब कि काफी लंबे समय तक जो है आप इसी जगह पे रिसाइड करने की मंशा रखते हो, इंटेंशन रखते हो, दैट इज, दिस इज मोर और लेस योर लाइक योर परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, ये आप यहां पे रिजाइड कर रहे हो प्रेजेंटली, और यहां आप लंबे समय तक रिजाइड करना चाहते हो, तो हम मान लेंगे कि आप जो है उस जगह के डोमिसाइल हो। मतलब कि अगर आप इंडिया को कहते हो कि इंडिया इज योर डोमिसाइल, इट मींस दैट यू इंटेंड टू रिजाइड इन इंडिया for a longer period of time, that is almost permanently, you want to be in India, you want to keep India as the place of your residence। ठीक है, तो ये हो गया मतलब डोमिसाइल का जो आर्टिकल 5 में वर्ड यूज किया गया है, डोमिसाइल, राइट। तो अब देखो क्या कंडीशन की हम बात कर रहे थे कि पर्सन का डोमिसाइल जो है वो इन इंडिया होना चाहिए, मतलब कि द पर्सन शुड हैव एन इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो, लॉन्गर पीरियड का मतलब सिर्फ इतना है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल मतलब ये है कि आप लंबे समय तक जो है इंडिया में ही रहना चाहते हो, आप बाहर मूव नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू गो एंड रिसाइड इन एनी अदर कंट्री और अब्रॉड, राइट। अच्छा, एक तो कंडीशन हो गई ये। इसके साथ क्या कहा गया आर्टिकल 5 में कि इस कंडीशन के साथ साथ ये नीचे दी गई 3 कंडीशंस में से अगर एक कोई कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको आर्टिकल 5 के तहत नागरिक मान लिया जाएगा एट द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो कंडीशन? या तो वो व्यक्ति जो है भारत में ही पैदा हुआ हो, या उस व्यक्ति के कोई भी पेरेंट्स में से
कोई भी पेरेंट जो है, ईदर ऑफ द पेरेंट दे वर बोर्न इन इंडिया, या फिर ही और शी हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द कंट्री फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट का मतलब 1945 से लेके 1950 तक कंटिन्यूसली वो व्यक्ति जो है वो भारत में ही रिजाइड कर रहा था। तो इनमें से एक कंडीशन कोई भी अगर आपने फुलफिल करी और आपका डोमिसाइल है इंडिया का, तो मान लिया जाएगा आपको नागरिक आर्टिकल 5 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल अंडर आर्टिकल 5। अब देखो अगली बात करता है आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, जब हम आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 की बात करेंगे, ये डील करता है माइग्रेशन के इशू से। अब हम सब जानते हैं भारत का विभाजन हुआ 1947 में, पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत को आज़ादी मिली। तो जो ये बंटवारा हुआ और उसकी वजह से देयर वाज अ फिनोमेना दैट वाज वेरी रैम्पेंट इन दोज डेज, दैट वाज द migration thing which happened both from Pakistan to India and India to Pakistan, right? तो जो भी व्यक्ति आर्टिकल 6 में हम जो बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने माइग्रेट किया पाकिस्तान से इंडिया, मतलब कि पाकिस्तान से इंडिया, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, बिकेम एन इंडियन सिटीजन, उसके लिए लेकिन कुछ कंडीशंस रखी गई। क्या कंडीशंस रखी गई? अगर वो व्यक्ति खुद या उसका कोई भी पेरेंट या कोई भी ग्रैंड पेरेंट वो जो है अविभाजित भारत, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें ही उनका जन्म हुआ था, दैट इज दे वर बॉर्न। ये तो थी पहली कंडीशन। इसके साथ साथ कहा गया कि एंड दे फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 2 कंडीशंस गिवन बिलो, मतलब एक कंडीशन अगर ये फुलफिल करी किसी व्यक्ति ने, और इसके साथ नीचे दी गई 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कि इफ ही और शी माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई, he had been ordinarily resident in India since the date of his migration, मतलब 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति मान लीजिए पाकिस्तान से भारत आ गया और उसके बाद जो है वो भारत में ही रह रहा है या रह रही है। ठीक है, तो इन 2 कंडीशंस की फुलफिलमेंट पे आपको आर्टिकल 6 में सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अगर आपने 19 जुलाई 1948 के बाद जो है माइग्रेट किया, मतलब ईदर ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, इफ अ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, देन he had been registered as a citizen of India, मतलब उसके बाद उसने यहाँ आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया था। ठीक है, लेकिन एक इसमें लास्ट बात जो कंडीशन या एक बात और कही गई वो ये बात थी कि अ पर्सन कुड बी रजिस्टर्ड ओनली इफ हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। मतलब कि मान लो आप 1 जनवरी को यहाँ आ गए, 1 जनवरी की तारीख को यहाँ आ गए और उसके बाद 6 महीने लगातार यहीं रहे, तो वो 6 महीने आप यहाँ अगर यहाँ इंडिया में लगातार रहे उन कंटिन्यूस 6 months के लिए, तो आप 6 महीने बाद वो एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन की मूव कर सकते हो। मतलब कि जिस दिन आप अपनी सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो है मूव कर रहे हो या फाइल कर रहे हो, उससे पिछले 6 महीने जो बीते हैं वो 6 महीने आपने भारत में ही बिताए हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इसके तहत आपको आर्टिकल 6 में सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फिर देखो अब बात आई, क्योंकि हमने क्या कहा था 6 और 7 दोनों माइग्रेशन से रिलेट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो आर्टिकल 7 जो है वो ये कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का ये उसकी सोच थी कि मुझे भारत में नहीं मुझे पाकिस्तान में रहना है ना। कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टीशन के वक्त जो है माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, right? That is people who migrated to Pakistan from India after 1st March 1947. लेकिन बाद में उन लोगों को लगा कि नहीं, ये डिसीजन जो है सही नहीं था, हमें इंडिया में ही रहना है, और वो वापस रीसेटलमेंट के लिए जो है बाद में रिटर्न कर गए इंडिया, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल 7 ने क्या कहा कि ऐसे लोगों को भी सिटीजनशिप मिल सकती है जो 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उसके बाद वापस इंडिया आ गए रीसेटलमेंट के लिए। इसके लिए जब भी वो वापस आए, ही और शी हैड टू बी अ रेजिडेंट फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। वही सेम बात जो हमने आर्टिकल 6 में देखी थी, ठीक है, कि 6 महीने आप एप्लीकेशन मूव करने से पहले कंटिन्यूसली इंडिया में थे और इस डेट के बाद जो है आप पाकिस्तान गए थे, राइट? तो आपको आर्टिकल 7 में
कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। दैट इज व्हाट आर्टिकल 7 स्टेट्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 8 पे। अब देखो आर्टिकल 8 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद या उसके कोई भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो पैदा हुए थे, दे वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया अगेन मीन्स दैट द ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो जिनका भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था बट हु इज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन। ये देखो आर्टिकल 8 क्लियरली जो बात करता है उन लोगों की बात करता है जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा तो हुए थे या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे, लेकिन वो आज की डेट में इंडिया में नहीं रह रहे, वो कहीं और रह रहे हैं, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो इसमें आप पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करोगे, यू विल एक्सक्लूड पाकिस्तान फ्रॉम इट। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 ऑलरेडी पाकिस्तान की बात कर चुके हैं। तो आर्टिकल 8 में जब हम कहते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति हु इज नाउ रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वो एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान है, दैट डज नॉट इंक्लूड पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो है या तो वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दे वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, है ना, और उसके बाद वो कहीं और जाके रहने लग गए, तो उन लोगों को आर्टिकल 8 में नागरिकता मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति जो है वो यूएस से चला गया, ठीक है, यूएस से जाके उसने यूएसए में इंडिया का जो भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ रजिस्टर कर दिया, ठीक है, एज अ सिटीजन। और अगर जो है उस व्यक्ति ने इस डिप्लोमेटिक काउंसिल के साथ या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंडिया के यूएसए में रजिस्टर कर दिया, तो हम उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे अंडर आर्टिकल 8। इससे फर्क नहीं पड़ता दैट वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पर्सन went to the United States of America and started residing there, ठीक है। तो आर्टिकल 8 में उसको इस तरीके से नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। ये बात हो गई आर्टिकल 8 की। अब चलते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 साफ साफ ये कहता है कि आप जो है ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है वो नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो है नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी अ सिटीजन, अगर उस व्यक्ति ने वॉलंटरीली किसी दूसरी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप जो है वो अक्वायर कर ली है। लेकिन यहाँ एलिमेंट जो है वो वॉलंटरीली है, मतलब फोर्स्ड या कोर्सिव acquisition of citizenship of a foreign state की बात नहीं है। It is that if voluntarily I go and I take up the citizenship of America, then my Indian citizenship will get revoked, right? I cannot hold the citizenship of India and United States of America at the same time, और कनाडा, राइट। जैसे अक्षय कुमार का केस, अगर आप लोगों ने आपको उसके बारे में पता है तो, है ना, जैसे उनके पास कनाडा की नागरिकता है। चलिए फिर बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, एवरी पर्सन और हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। मतलब कि आर्टिकल 5, 6, 7 में हमने जो भी प्रोविजंस की बात करी और 8 में कि जिन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप जो है किसी भी आर्टिकल्स के थ्रू मिली है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो सिटीजनशिप है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना के वो सिटीजनशिप को रिवोक भी कर सकता है या ले भी सकता है या उसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि वो सिटीजनशिप जो दी गई है इट शैल कंटिन्यू टू बी such citizen or it shall be continued to be regulated by the provisions of any law made by the parliament, ठीक है। और इन केस अगर पार्लियामेंट मान लो कोई नए प्रावधान जो है वो जोड़ती है इस कानून में, मतलब एक लॉ बना के सिटीजनशिप के ऊपर उसमें नए प्रोविजंस ऐड करती है जिनको आप बैकडेट से लागू करो, मतलब कि जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने कानून आज बनाया, मान लीजिए आज की डेट में
जुलाई 2021 में कानून बनाया, जस्ट फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2021। तो वो हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना उसको। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया जा सकता है। और जिन लोगों को 26 जनवरी 1950 दैट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन नागरिकता दी गई थी किसी भी अबव डिस्कस्ड आर्टिकल्स में, तो उनकी नागरिकता को रेगुलेट जो है पार्लियामेंट कर सकती है थ्रू दिस लॉ, ठीक है। और दे मे इवन लूज देयर सिटीजनशिप, मतलब वो अपनी नागरिकता खो भी सकते हैं इस कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार। चलो, तो अब आते हैं आर्टिकल 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप। सो सी, जो आर्टिकल 11 है दैट स्पेसिफिकली ग्रांट्स power to the parliament that it can make laws to regulate the right of citizenship in India, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट को पावर जो है वो देता है कौन, आर्टिकल 11। और पार्लियामेंट ने अपनी आर्टिकल 11 की द्वारा दी गई पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए इट इंट्रोड्यूस्ड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो सबसे पहला नागरिकता कानून लेके आया गया संसद के द्वारा 1955 के दौरान। और ये प्रोवाइड करता है दोनों चीजें, एक्विजिशन और टर्मिनेशन, मतलब कि कोई व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बन सकता है और कौन कैसे भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है, ठीक है। दैट इज एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो अब इनके बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट के बारे में देखो, हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तो इनिशियली क्या डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये प्रोवाइड किया कि on the date of the commencement of the constitution 26 January 1950 who was to be given or who was deemed as the citizen of India, right। उसके बाद जो है पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि वो लॉज बना के डिसाइड करेगा फ्यूचर के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा या क्या प्रोविजंस होंगे। तो जो वो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड किए पार्लियामेंट ने, किसके तहत, आर्टिकल 11 में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को एनैक्ट करके, ठीक है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नागरिकता भारत की कैसे हासिल की जा सकती है 1955 के नागरिकता कानून के तहत, राइट। तो 5 तरीके हैं ब्रॉडली जिनके बारे में बात की है 1955 के एक्ट ने। हम सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिटीजनशिप बाय बर्थ, देन बाय डिसेंट दैट इज जस्ट सोली जस्ट सैंग्विन, फिर बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो इन सबको क्विकली जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो देखो, जस्ट सोली जो हमने डिस्कस किया है ना स्टार्टिंग में, कि आपको, क्योंकि आपका जन्म जो है वो भारत में हुआ है, भारत की टेरिटरी पे हुआ है, तो आपको हम भारत की नागरिकता दे देंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या सबसे पहले जो प्रोविजन दिया गया दैट वाज कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ तो उसको मान लिया गया सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। लेकिन इस चीज में ध्यान दो कि क्योंकि इलीगल माइग्रेशन इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या रही है राइट फ्रॉम द डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से ही, तो अगर कोई मान लो इलीगल इमिग्रेंट जो है वो भारत में आ गया और उसके चाइल्ड का जो बर्थ है वो यहां हुआ, तो इस प्रिंसिपल के तहत तो उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल गई, जो कि बिल्कुल ट्रबलसम था, प्रॉब्लमैटिक था। तो ये जब रियलाइज हुआ लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स को, तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक चेंज लेके आए। उन्होंने कहा कि एक पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, ये देखो, ये रियलाइजेशन के बाद इसी डेट से इफेक्ट किया इस चेंज को। तो अगर उस व्यक्ति का जन्म, मतलब उस बच्चे का जन्म सिर्फ इंडिया में होना जो है वो एडिक्वेट नहीं है, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि ईदर ऑफ देयर पेरेंट, मतलब कि ईदर फादर और मदर, उनमें से कोई भी एक, he or she was also the citizen of India at the time of the birth of the child, ठीक है। मतलब if I am born, if a person is born in India, he will be given or he or she will be given the Indian citizenship only if either of the parent was also an Indian citizen at the time of the birth of the child, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये कंडीशन जो है इसको फर्दर फिर चेंज किया गया। क्या कहा गया, दोज पीपल हु आर बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। तो इसमें यह कहा कि भाई अब ऐसा है कि जो लोग 3 दिसंबर 2004 में
इसके बाद पैदा हो रहे हैं, दे विल बी कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन। मतलब कि फादर एंड मदर बोथ आर सिटीजन्स, ठीक है, फादर प्लस मदर ऑफ द चाइल्ड दे बोथ आर इंडियन सिटीजन्स। अगर मान लो फादर या मदर में से सिर्फ एक जो है, ईदर ऑफ देम जो है वो इंडियन सिटीजन है, मतलब कि सिर्फ अगर मान लो अज्यूम करने के लिए कि सिर्फ फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है, मदर इंडियन सिटीजन नहीं है उस चाइल्ड की, तो क्या कहा गया कि ये मदर जो है ये इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा कि या तो दोनों फादर और मदर जो हैं वो सिटीजन हो, तो मान लिया जाएगा कि इस चाइल्ड का जिसका बर्थ हुआ है आफ्टर 3 दिसंबर ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 ये इंडियन सिटीजन है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से सिर्फ एक जो है वो इंडियन सिटीजन है, फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे, अगर मान लो फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो मदर जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए, तभी उस चाइल्ड को जो है इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो फिर अगली चीज है जस्ट सैंग्विन, दैट इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट। जब हमने बात की थी जस्ट सैंग्विन के कॉन्सेप्ट की, तो इस केस में देखो क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हु वाज बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। अगर उस व्यक्ति के फादर जो हैं वो इंडियन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या थी, यहां प्रॉब्लम ये थी कि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी था जेंडर के बेसिस पे, मतलब सिर्फ फादर की सिटीजनशिप की बात की थी, मदर को कोई सिग्निफिकेंस या कोई महत्वता नहीं दी गई थी, ठीक है। तो 1992 10 दिसंबर के बाद इसमें चेंज लेके आए और क्या कहा कि अ पर्सन हु इज बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 उसको हम कंसिडर कर लेंगे इंडियन सिटीजन अगर उसका कोई भी पेरेंट, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। तो ये आपको डिसेंट के बेसिस पे सिटीजनशिप जो है इस बेसिस पे मिल जाएगी। और यहां देखो ये जो चेंज लेके आए, फादर की जगह ईदर पेरेंट कर दिया, तो ये एक तरीके से इट ब्रॉट इन एन एलिमेंट ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर इक्वालिटी, रादर जेंडर न्यूट्रलिटी बोलो या जेंडर इक्वालिटी बोलो, पर यहां पे जो पहले सिर्फ आप कह सकते हो एक तरीके से पिता के लिए जरूर जो बात की गई थी नागरिक होने की, वो न्यूट्रल करके दोनों के लिए कर दिया गया, राइट। अच्छा, फिर इसमें जो अगली बात कही गई कि 3 दिसंबर 2004 के बाद से कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत से हुआ है, ही और शी शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस। अब देखो डिसेंट के बेसिस पे सिर्फ जो है आप डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड कर सकते, ऑब्वियसली उसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो होनी चाहिए, है ना। तो क्या कंडीशन ऐड की गई, 2 कंडीशंस ऐड की गई कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके जन्म के वक्त एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ही वाज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ से विद इन 1 ईयर उसके पेरेंट्स ने उसको वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में उसके बर्थ को रजिस्टर करवाया, एंड साथ ही साथ ये भी अंडरटेकिंग दी कि इस चाइल्ड के पास जो है दैट इज अ रिटन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ सच माइनर चाइल्ड, ये अभी जो है 18 साल का नहीं है बच्चा, ठीक है, दैट ही और शी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, मतलब उस बच्चे का किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं बनवाया, मतलब कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो उस बच्चे को नहीं दिलवाई गई है अभी तक। ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री एंड ही हैज बीन रजिस्टर्ड विद द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो उसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, राइट। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे, दैट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखो ये यहां पे 2 चीजों की हम बात करेंगे, एक है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, एक है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, और इसमें डिफरेंस जो है वो भी साथ साथ समझेंगे। तो देखो जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें जो एक बात जरूरी है आप लोगों के लिए समझनी और याद रखनी कि पर्सन हैविंग इंडियन लिंकेज
उसकी सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है बाय रजिस्ट्रेशन। और ये इंडियन लिंकेज वाला जो एलिमेंट है ये क्या होता है इसको जानते हैं। ये इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद या फिर either of his or her parents they were born in undivided India, मतलब कि आपकी जो है जन्म जो है वो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, राइट, दैट इज यू हैव सर्टन लिंक विद इंडिया बिकॉज या तो आप या आपके पेरेंट्स में से कोई जो है वो इंडिया में पैदा हुआ था, और इन सच अदर टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर August 15, 1947। ठीक है, मतलब विभाजन के बाद जो भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गई और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो स्टेट्स भी हमने देखा इंटीग्रेट होकर इंडिया में ऐड हुए, तो उनमें से भी अगर किसी टेरिटरी में जो है वो बॉर्न हुए थे, ठीक है, तो उन लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखना, ये जो इंडियन लिंकेज वाला बात है या जो इंडियन लिंकेज वाली कॉन्सेप्ट है ये रजिस्ट्रेशन से ही कंसर्न है, ये हम नेचुरलाइजेशन में इंडियन लिंकेज की बात नहीं करते, राइट। फिर देखो इसमें जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं फॉर सिटीजनशिप टू बी ग्रांटेड वाया रजिस्ट्रेशन, इसमें यह कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हु इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years, मतलब 7 साल तक आप ऑर्डिनरीली थ्रू प्रॉपर परमिशन ऑब्वियसली इंडिया में रह रहे हो, राइट, तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, दूसरी कंडीशन। फिर तीसरी कंडीशन, या तो आपका स्पाउस जो है अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि आपके स्पाउस में आपका जो स्पाउस है हस्बैंड या वाइफ कोई भी, वो जो है इंडियन सिटीजन है, ठीक है, तो भी आपको जो है 7 years के लिए ऑर्डिनरीली इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा बिफोर यू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप वाया रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट चीज के माइनर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया दे ऑल्सो कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस के तहत आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर देखो अ पर्सन ऑफ फुल एज, मतलब कि जो अडल्ट है व्यक्ति 18 साल से ऊपर की एज का, whose parents are registered as citizen of India by ordinary residence in India for 7 years, मतलब हमने एक चीज देखी स्पाउस के रिगार्ड, एक चीज देखी पेरेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और लास्ट चीज कि अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, मतलब वही कि अडल्ट है व्यक्ति 18 साल से ऊपर है और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, मतलब कि इंडियन लिंक का यहां पे दोबारा जिक्र है, राइट। एंड दैट पर्सन हैज बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने से जो 12 महीने पिछले हैं उसमें कंटिन्यूसली आप इंडियन टेरिटरी में ही रिजाइड कर रहे थे, आप बाहर नहीं गए, अब्रॉड नहीं गए, ठीक है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है वाया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, ये हो गया अक्वायरिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप वाया रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं नेचुरलाइजेशन पे। अब देखो यहाँ पे बात कुछ जो है वो इस तरीके से है कि एक तो ये उन लोगों के लिए है सिटीजनशिप अक्वायर करना बाय नेचुरलाइजेशन जिनका इंडिया से कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है, जो कि हमने बात की थी रजिस्ट्रेशन में। मतलब ये किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं जिनका जन्म जो है इंडिया से बाहर हुआ है, इनका इंडिया से कोई लिंक नहीं है। लेकिन कुछ पहले कंडीशंस रखी गई हैं ऐसे लोगों के लिए अक्वायर करने के लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कि पहली बात तो ये कि जिन कंट्रीज में इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रोहिबिटेड है सिटीजनशिप अक्वायर करना बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर यूएस से ये कहता है या यूएस से प्रोहिबिट कर दे इंडियन सिटीजन्स को कि वो यूएस में आके यूएस की सिटीजनशिप अक्वायर कर सकें वाया नेचुरलाइजेशन, तो इंडिया में भी यूएस का कोई सिटीजन आके नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ एनी सिटीजन ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं अक्वायर कर सकते थ्रू नेचुरलाइजेशन, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप इंडिया की अक्वायर करना चाहता है या चाहती है, उसको अपनी दूसरी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। मतलब
फिर वही बात जो हमने पहले भी की थी कि ड्यूअल सिटीजनशिप जो है, ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का इनैक्ट किया है वो भी ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए प्रोवाइड नहीं करता। आपको दूसरी कंट्री जहां से आप आ रहे हो वहां की सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और अब ये दो बातों के बाद आप चलते हैं कंडीशंस पे। तो देखो कंडीशंस के लिए क्या कहा गया कि 14 साल के लिए मिनिमम आपको इंडियन टेरिटरी में रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन 14 साल में कुछ बाइफरकेशंस हैं। तो वो बाइफरकेशंस क्या हैं? देखो नेचुरलाइजेशन में जो बात की गई है वो ये की गई है, जब हम सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं द पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। दैट इज ऑर्डिनरीली और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन जो ये 14 ईयर्स हैं ये कंप्लीटली 14 ईयर्स पूरे नहीं है। इसमें जो प्रोविजन दिया गया है दैट इज इक्विवेलेंट और डेज विच आर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ डेज इन 12 ईयर्स। इतने दिन के लिए यू हैव टू बी एन ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग पर्सन और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 into 365 और 12 ईयर्स, जितने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डेज बनते हैं 12 साल में, ठीक है। अच्छा, एक तो बात हो गई ये इन 14 सालों में से 12 साल की। दूसरी बात ये की गई कि जब आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर रहे हो उससे प्रीसीडिंग जो 12 इमीडिएट मंथ्स हैं, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स और 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस डेट ऑफ एप्लीकेशन को मूव करने से जो प्रीवियस 12 मंथ्स हैं उन 12 मंथ्स के लिए यू वर कंटिन्यूअसली रिजाइडिंग इन इंडिया, यू आर कंटिन्यूअसली रिजाइडिंग इन इंडिया। आप एक भी दिन के लिए जो है इंडिया से बाहर नहीं गए, राइट। देखो इसका मतलब सिंपली ये है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर मान लो 2022 में 2022 में किसी ने नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप जो है वो ऑब्टेन करनी है तो इसका मतलब हो गया 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 इस पूरे ड्यूरेशन में वो व्यक्ति जो है ही वॉज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब एक भी दिन के लिए आप बाहर नहीं गए थे, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन है कि इन 12 महीनों के, इन 12 सालों के अलावा जब आप डेट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहे हो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के लिए यू वर रिजाइडिंग इन इंडिया, राइट। आप एक भी दिन के लिए बाहर नहीं गए थे, तभी आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप जो है ग्रांट की जाएगी, राइट। चलो, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो वही बात सेम यहां पे की गई है कि दैट पर्सन हैज रिजाइडेड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अच्छा, अब फिर एक बार फटाफट देख लेते हैं यहां पे ड्यूरिंग द 14 ईयर्स, जो हमने 14 ईयर्स की बात की उसमें जो ओवरऑल एग्रीगेट चीज है दैट इज नॉट लेस देन 11 ईयर्स, मतलब बात वही आ गई 11 ईयर्स प्लस 12 मंथ्स। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ऑब्वियसली 12 ईयर्स, मतलब 11 प्लस 12 मंथ्स या 1 ईयर दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल 12 साल आपने जो है रिजाइड किया है। जो हमने क्या बात की थी, इक्विवेलेंट डेज कितने होने चाहिए? 12 into 365, ठीक है।
तो ये कंडीशन जो हमने डिस्कस कर ली, अगर आपने सिटीजनशिप अक्वायर करनी है थ्रू नेचुरलाइजेशन। इसके अलावा दो और कुछ कंडीशन जो हैं वो रखी हैं कि द पर्सन शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर ऑब्वियसली, फिर इसके साथ एडिक्वेट नॉलेज शुड बी हैविंग, और एडिक्वेट नॉलेज फॉर द एनी लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर व्यक्ति को है तो हम उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया थ्रू नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट वो नहीं था इंडियन लिंकेज का, राइट। अब देखो, आपने नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप तो अक्वायर कर ली, लेकिन इसमें एक बात जो और है कि अगर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता दे दी गई है, देन यू इंटेंड टू रिजाइड इन इंडिया। उसके बाद इमीडिएटली जो है यू विल नॉट गो अब्रॉड और यू विल नॉट गो आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। लेकिन इन सब कंडीशंस की जिनकी हमने अभी डिस्कशन की, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन सभी कंडीशंस को वेव ऑफ करके डायरेक्टली भी नेचुरलाइजेशन में सिटीजनशिप दे सकती है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होनी चाहिए which that person has rendered right in the fields of science, philosophy, art, literature, world peace और human progress। मतलब अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में any person has rendered distinguished service, right, then the government at its discretion can waive off all these conditions and grant Indian citizenship via naturalization to that person, because he has been recognized as a meritorious person who has contributed distinguishedly in either of these fields, right। चलिए अब चलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब अगर जो है ये अब जो प्रोविजंस रह गए हैं ये रिलेटिवली बहुत सिंपल प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले देखो कि जब हमने बात की थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की, जब हम बात करते हैं तो अगर इंडिया जो है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर करके एसिमुलेट कर लेता है विद इन इंडियन टेरिटरी, राइट, तो उस केस में जो वो फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गई है ना, तो उस फॉरेन टेरिटरी में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेसिफाई करेगी कि कौन से लोग वहां की टेरिटरी के जो उस टेरिटरी में रह रहे थे उनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी या उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली सरकार सभी लोगों के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके कह देगी कि सभी लोग जो इस टेरिटरी में रह रहे हैं उनको आज से भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान की जाती है, राइट। दैट इज सच पर्संस दे बिकम सिटीजंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे लेटेस्ट या रीसेंट एग्जांपल जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन से डील करता है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एनक्लेव्स एक्सचेंज किए गए थे, मतलब कि 111 एनक्लेव्स जो हैं वो बांग्लादेश को दिए थे भारत ने, और 51 एनक्लेव्स जो हैं वो बांग्लादेश से लेके इंडिया में एसिमुलेट किए गए थे इन 2014। तो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे थे उनको वाया नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे वर गिवन इंडियन सिटीजनशिप, राइट। चलो ये हो गया सब मोस्ट ईजी प्रोविजन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू। अब आते हैं लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। देखो हमने क्या बात की थी कि एक तो है एक्विजिशन कि कैसे नागरिकता हासिल की जा सकती है ना। दूसरी बात है कि कैसे आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हो या आपसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है, यू कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ योर इंडियन सिटीजनशिप। तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, नागरिकता कानून 1955, दिस प्रोवाइड्स और दिस प्रिस्क्राइब्स 3 ways ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, वेदर इट वॉज अक्वायर्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट दैट इज 1955 एक्ट और प्रायर टू द एक्ट ऑफ 1955 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमने जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में बात करी उसके तहत अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टली 26 जनवरी 1950 के दिन नागरिकता दे दी गई थी, तो उस चीज को भी रेगुलेट यहां करता है 1955 का एक्ट। मतलब आपकी सिटीजनशिप ली भी जा सकती है इवन इफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड सिटीजनशिप टू यू ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो 3 तरीके प्रोवाइड किए गए हैं दैट इज बाय रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। तो अब एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है बात रेनंसिएशन की। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति जो अडल्ट है, जो 18 साल से ऊपर है और वो अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी कंपल्शन, बिना किसी ड्यूरेस या बिना किसी कह लो फोर्सफुल
ऑब्लिगेशन के ये वॉलंटरीली डिक्लेरेशन देता है दैट ही और शी वांट्स टू रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो डिक्लेरेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन के वक्त या उसकी रजिस्ट्रेशन होते ही उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, दैट विल गेट कैंसल्ड, मतलब कि इंडियन सिटीजनशिप आपकी खत्म हो जाएगी उस वक्त। ठीक है, तो आप रिनाउंस कर सकते हो, गिव अप कर सकते हो अपनी इंडियन सिटीजनशिप। अच्छा, इसमें जो बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है, तो अब देखो, अगर ऐसे व्यक्ति का कोई माइनर चाइल्ड है, उस वक्त उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति आज इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करता है ना, तो उसका जो माइनर चाइल्ड है उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन और दिस एक्ट वेरी ब्यूटीफुली प्रोवाइड्स फॉर दैट सच अ माइनर चाइल्ड व्हेन ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जब वो माइनर नहीं रहेगा, अडल्ट हो जाएगा, देन दैट चाइल्ड मे रिज्यूम हिज इंडियन सिटीजनशिप, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त उसके पेरेंट्स ने या गार्जियंस की वजह से उसकी इंडियन सिटीजनशिप गई थी। ठीक है, तो उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो बाद में चाहे तो अपनी भारतीय नागरिकता को दोबारा जो है रिज्यूम कर सकता है, राइट, या कर सकती है। तो ये हो गया बाय रेनंसिएशन। फिर आती है बात टर्मिनेशन की। अब देखो, क्योंकि हमने क्या बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है किसका, ड्यूअल सिटीजनशिप का। एंड सिंस देयर इज नो प्रोविजन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर डज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जो है आपने वॉलंटरीली, मतलब बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस या बिना कोवर्जन के अक्वायर करी सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब अगर आप चले गए कनाडा, है ना, जैसे हम इस हमारे लोकल इसमें कहते हैं कि कनाडा जाना है जी सीधा, तो अगर आपने कनाडा जाके वहाँ की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऐसा है कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, आपके पास भारत की नागरिकता नहीं रह सकती और वो खारिज हो जाएगी, राइट, दैट इज इट विल गेट terminated automatically because no dual citizenship। अच्छा, ये हो गया टर्मिनेशन। अब देखो, जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल कैटेगरी आउट ऑफ द 3 things which we have or the 2 things which we discussed previously। डिप्राइवेशन का मतलब है कि कंपल्सरीली जो है स्टेट आपसे या सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे आपकी नागरिकता जो है वो छीन रही है, दैट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर कंपल्सरीली आपसे सिटीजनशिप ली जा रही है, आपको डिप्राइव किया जा रहा है आपकी नागरिकता से, तो आपने ऐसा कुछ किया भी तो होगा। स्टेट जो है ऐसी तो नहीं कुछ करेगी। सिंपली देखो, अगर आपने सिटीजनशिप ऑब्टेन की बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, मतलब कि आपने या तो धोखाधड़ी करी, दस्तावेजों में आपने हेरफेर किया, बाय फॉर्जिंग द डॉक्यूमेंट्स यू ऑब्टेन द इंडियन सिटीजनशिप और यू प्रोवाइडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, देन योर सिटीजनशिप कैन बी डिप्राइव्ड। फिर अगर आपने डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शो करी, अब ये डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक है। लेकिन सिंपली देखो, हम समझ सकते हैं कि डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी ऐसा मतलब, सिंपली ये मतलब भी हो सकता है कि इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन एनी एक्टिविटी विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और विच ट्राइज टू अपरूट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, यू आर शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी आपको सिटीजनशिप जो है, आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव किया जा सकता है आपको उससे। फिर अगर जो सिटीजन है ही और शी हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी स्टेट ड्यूरिंग अ वॉर, राइट, ऑब्वियसली द मोस्ट मोस्ट और अटर फॉर्म ऑफ एंटी नेशनल एक्ट, तो यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द सिटीजनशिप। और लास्ट चीज कि अगर मान लो आपको नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, ईदर थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन यू वर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन अगर मान लो 2020 में आपको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की गई, तो 2020 से 2025 5 साल के दौरान आपने जो है कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से किसी भी दुनिया के देश में आपको 2 साल के लिए सजा हो गई, तो भी आपको डिप्राइव कर देगी इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप से, ठीक है। मतलब कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से 2020 में आपको नागरिकता जो है रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिली थी, लेकिन 2025 आते आते या 5 साल के दौरान आपने
you did something and you were jailed for 2 years in any country in the world, then you will be deprived of your citizenship. तो ये हो गया लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय डिप्राइवेशन. ठीक है, अब देखो, अब ट्रेस करेंगे हम सिटीजनशिप एक्ट्स. 1955 का तो हमने बात कर ली, अब देखेंगे कि कैसे ये एक्ट जो है इवॉल्व हुआ है. राइट, चलो तो देखो, सबसे पहले 1955 के एक्ट के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली है ना, तो इसकी अभी यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. हाँ, इतना जान लो कि एक टर्म है या एक फ्रेज है इलीगल माइग्रेंट. तो किसको हम कंसिडर करते हैं इलीगल माइग्रेंट? देखो, इसमें दो प्रोविजंस हैं. पहला प्रोविजन क्या है कि अगर जो है आप विदाउट प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंडिया में एंटर कर रहे हो, मतलब विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा मतलब कि विदाउट द परमिशन फ्रॉम द इंडियन स्टेट और द इंडियन गवर्नमेंट आप इंडिया में एंटर कर रहे हो, तो आपको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा. या मान लीजिए आपको परमिशन मिली थी या वीजा में जो आपको ग्रांट किया था परमिशन टू स्टे इन इंडिया, दैट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन आप उस 1 साल से ज्यादा जो है स्टे कर रहे हो, दैट इज यू आर ओवर स्टेइंग इन इंडिया than the permission that was granted to you, then also you will be called an illegal migrant. ठीक है, तो ये हो गया इलीगल माइग्रेंट. अच्छा, अब आते हैं सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स जो लाई गई इस एक्ट में, और इसको हम ट्रेस करेंगे अंटिल द एक्ट ऑफ 19 अंटिल द अमेंडमेंट ऑफ 2019. तो देखो, सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, इसमें वही थोड़ी सी रिपीटेशंस भी होंगी क्योंकि हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि एज पर दिस अमेंडमेंट सिर्फ जो है इट वाज नॉट एडिक्वेट और इट वाज नो लॉन्गर एडिक्वेट टू बी बोर्न इन इंडिया टू बी अ इंडियन सिटीजन. इसमें जो है ऐड कर दिया गया कि ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन. राइट, ये हमने डिस्कस किया भी था, तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा. फिर 1992 में दोबारा इसको आगे जो अमेंड किया, इसमें ये कहा गया कि any person born after 26 January 1950 shall be a citizen of India if the father is Indian citizen at the time of the birth. है ना, ये चीज भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन थी 1992 से पहले. तो 1992 की अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, फादर को रिप्लेस कर दिया ईदर पेरेंट से. है ना, कि ये जो फादर की बात थी यहाँ पे, इस अमेंडमेंट के बाद क्या कहा गया, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द 1992 एक्ट द पर्सन शैल बी एन इंडियन सिटीजन इफ ईदर ऑफ द पेरेंट इज इंडियन. मतलब कि जेंडर न्यूट्रलिटी की जो डिस्क्रिमिनेशन थी पहले, इस डिस्क्रिमिनेशन को, दिस एक्ट एंडेड दिस डिस्क्रिमिनेशन. राइट, फिर देखो 2003 की अमेंडमेंट कह लो, इसको इंट्रोड्यूस तो 2003 में किया गया था, लेकिन असेंट इसको प्रेसिडेंट से 2004 में मिला, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. इसमें सिर्फ जो है इसको लेबल किया गया एज एक्ट 6 ऑफ 2004, और इसमें जो है एक प्रॉपर इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को भी ऐड कर दिया गया, और ये कहा गया कि इनको जेल किया जा सकता है या इनको डिपोर्ट किया जा सकता है इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन में. ठीक है, तो ये दैट इज द 2003 अमेंडमेंट, और इसके अलावा हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो मैं डिटेल में दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा. राइट, चलो अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जो बिल पहले लेके आई थी सरकार 2016-17 में, और 19 में इसको पास कर दिया गया. तो इसने प्राइमरीली क्या किया, हम इसके सिर्फ जो है प्रोविजंस की बात करेंगे. वी विल नॉट गो इनटू द कंट्रोवर्सी, दैट इज नॉट व्हाट HPSC is going to ask you. You must be aware of the constitutional provisions of, or the provisions of the act, right? So it changed the definition of illegal migrants given by the Citizenship Act of 1955. मतलब जो ओरिजिनल एक्ट में इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन या कह लो जिस तरीके से उनके बारे में बात की गई थी, और साथ ही साथ इसने 6 पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए, द कम्युनिटीज विच वर फेसिंग व्हाट, रिलीजियस परसिक्यूशन or persecution on the grounds of religion. So the 6 communities from 3 countries which were facing religious persecution, they were
गिवन सर्टन एग्जेम्पशंस। तो ये 6 कम्युनिटीज और ये 3 कंट्रीज, इनको डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ क्या प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसको हम इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर you belong to either of these communities, that is Christian, Parsi, Jain, Buddhist, Sikh or Hindu, right, and you are coming from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan and you have entered India on or before 31st December 2014, मतलब या तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख या हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ इन कम्युनिटीज में से किसी भी कम्युनिटी के होने के अलावा आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, जहां पे ये जो कम्युनिटीज हैं दे आर इन माइनॉरिटी, दैट इज द रिलीजियस माइनॉरिटी इन दोज कंट्रीज, एंड यू एंटर्ड इंडिया बिफोर 31st December 2014, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल माइग्रेंट। लेकिन एक इसके साथ बात और कही गई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है जो एंटर किया इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले, that person should not be in certain tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram और त्रिपुरा, that is जिनकी हम बात करते हैं 6th शेड्यूल में, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में, 6th शेड्यूल में। और इसके साथ साथ ना तो आप 6th शेड्यूल के इन एरियाज में होने चाहिए कुछ ट्राइबल एरियाज में, ना ही जो है आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां पे इनर लाइन परमिट जो है वो लागू है। अब अगर आपने इनर लाइन परमिट के बारे में नहीं सुना तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। ILP एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कुछ एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन अकॉर्ड की गई है और कोई भी इंडियन सिटीजन जो है इन एरियाज को विदाउट प्रायर परमिशन विजिट नहीं कर सकता, यहां एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। प्रिसाइसली रीजन वही है यहां पे भी कि प्रोटेक्शन अकॉर्ड करना टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ दीज एरियाज। और अरुणाचल इसमें है, मिजोरम है और नागालैंड है जहां पे ILP सिस्टम जो है वो एनफोर्स्ड है, ठीक है। तो अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको इलीगल माइग्रेंट जो है नहीं ट्रीट किया जाएगा, राइट। ये इस एक्ट ने चेंज किया इन द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। फिर देखो दूसरी जो बात है वो क्या की कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो आपको सिटीजनशिप मिल रही है, मतलब कि आपका कोई भी लिंक नहीं था इंडिया से लेकिन आप इन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हो, है ना, इन सभी कम्युनिटीज को। और अगेन वही 3 कंट्रीज जो मैंने दोबारा मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। तो इनके लिए क्या कहा गया, जो हमने नेचुरलाइजेशन में याद करो 12 साल की बात की थी कि 12 साल के लिए यू विल हैव टू बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन इंडिया, वो रिड्यूस करके पीरियड कर दिया गया 5 ईयर्स। मतलब एक और कंसेशन जो है या एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया फॉर दीज पीपल, राइट, बिकॉज दे वर फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन इन द कंट्री वेयर दे वर रिजाइडिंग आउट ऑफ दीज 3 कंट्रीज, ठीक है। इसके प्रोज और कॉन्स में नहीं जा रहे, अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रोविजंस, राइट। चलो फिर क्या कहा गया, एक और बात कि ऐसे लोगों को जब नागरिकता दे दी जाएगी अंडर दिस एक्ट ऑफ 2019 द अमेंडमेंट, देन दे विल बी डीम्ड द सिटीजंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू इंडिया। मतलब 31 दिसंबर 2014 वाली जो तारीख है उससे पहले जब भी वो एंटर किए थे तब से उनको नागरिक मान लिया जाएगा। और क्योंकि उनको नागरिक मान लिया गया तो उनके खिलाफ अगर मान लो कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो पेंडिंग थी, इफ देयर वाज एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट वाज पेंडिंग अगेंस्ट एनी सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप, that will be cancelled और that will be closed। अब देखो ये लॉजिकल भी लगता है कि क्योंकि आपने उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी, they are not और they are no longer illegal migrant, तो जब वो इलीगल माइग्रेंट ही नहीं रहे, आपने कानून को ही बदल दिया, उसमें आपने उसकी परिभाषा बदल दी, तो वो जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ आप नहीं चला सकते और वो लॉजिकल भी है ना। तो दिस प्रोविजन provides for the closure of all the legal proceedings against such persons, ठीक है। चलो ये हो गई बात 2019 के अमेंडमेंट एक्ट की। अब आते हैं एनआरसी पे, ठीक है। तो सीए एनआरसी का एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले, और उससे पहले देखेंगे कि एनआरसी जो है वो एक्चुअल में है क्या और पूरी स्टोरी कैसे रही है सिंस 1951 जब असम में पहली बार एनआरसी को इंट्रोड्यूस किया गया था और आज तक की डेट में। तो देखो सिंपली नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है या एक ऐसा रिकॉर्ड है कह लो, एक ऐसा रजिस्टर कह लो या एक कह लो एक ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम
सभी इंडिया के सिटीजन्स को रजिस्टर करने की बात करते हैं आफ्टर एवरी सेंसस, मतलब कि जनगणना की जो बात होती है, भारत की जनगणना, सबने सुना होगा इंडियन सेंसस, है ना, कोई ऐसी टर्म नहीं जो आप पहली बार सुन रहे हो। तो क्या कहा गया था कि हर जो सेंसस होगा उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी अपडेट किया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा उन लोगों को जो इंडियन सिटीजन्स हैं, और जो लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं या जिनकी नागरिकता चली गई है या ले ली गई है उनको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, देयर नेम्स विल बी स्ट्रक ऑफ, राइट। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली एक्सक्लूडिंग अदर्स, दैट इज नॉन सिटीजन्स, ठीक है, या फिर एलियन। तो ये सिंपली हो गया कि एनआरसी होता क्या है। अब देखो, जब बैकग्राउंड की या एवोल्यूशन की या कह लो कि हिस्टोरिकली कैसे एनआरसी रहा है उसकी बात करते हैं, तो 1951 में 1951 में असम वाज द फर्स्ट स्टेट वेयर एनआरसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। बट लेटर अगर वहां से लेके बैकग्राउंड फर्स्ट और लास्ट देखा जाए तो लास्ट जो है हमारे होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि इसको जो है पैन इंडिया इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट, कि हम एनआरसी जो है उसको ओवरऑल जो है with the coming of Citizenship Amendment Act in 2019 this nationwide NRC will be conducted, right। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें नहीं जा रहे। अब देखते हैं कि 1951 से कैसे स्टार्ट होता है एनआरसी का सारी स्टोरी राइट अप टिल 2019। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला 1951 में पहली बार जो है ये एनआरसी इंट्रोड्यूस किया गया असम में। अब देखो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्लीज अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि जो 1947 दैट इज द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इस वक्त क्या क्रिएट हुए, इंडिया क्रिएट हुआ, एंड इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का बर्थ हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान में जो है एक क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में चल के क्या बना। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, है ना, अगर हम ऐसे बात कर लें तो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में जो है इल्लीगल माइग्रेशन बहुत था। और ये जो इल्लीगल माइग्रेशन था, राइट, जब हम बात करते हैं इस इल्लीगल माइग्रेशन की, तो ये इल्लीगल माइग्रेशन जो है ये पर्टिकुलरली था कहां से, ईस्ट पाकिस्तान या अर्स्टवाइल पाकिस्तान या आज की डेट में बांग्लादेश से इनटू दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पर्टिकुलरली दी स्टेट ऑफ असम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये ज़्यादा दिक्कत थी, और इन दी स्टेट ऑफ असम जहां पे ये इल्लीगल माइग्रेंट जो हैं वो एंटर करते थे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा इधर हो गया, ये मैंने साउथ में दिखा दिया, बट ये समझ लो कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखो असम के लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया कि जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग एंटर कर रहे हैं, ये लोग जो है यहां की डेमोग्राफी जो है पूरी चेंज कर देंगे। जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है असम की, दैट was affected and that will be converted into numeric minority and these people will outnumber them। और इसके अलावा ये भी था कि उनकी लोकल रिसोर्सेज पे जो है इन लोगों का कब्जा होता जा रहा है। और प्रिसाइसली देखो रीजन क्या था, ये जो माइग्रेशन हो रही थी इसके पीछे दो रीजंस थे प्राइमरीली अगर हम बात करें। पहला तो था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट, के ईस्ट पाकिस्तान हम सब जानते हैं 1971 से पहले का भी क्या हाल था, वहां पे कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, इंस्टेबिलिटी थी। और जब लिबरेशन का वॉर हुआ इन 1971, आफ्टर दैट आल्सो इट टुक क्वाइट सम टाइम फॉर द बांग्लादेश एज नेशन टू अटेन दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। और इसके अलावा जो दूसरी चीज थी, दैट इज द सेकेंड थिंग विद रिस्पेक्ट टू द increase in migration or which led to migration was the phenomena of economic opportunities, कि इन लोगों को आर्थिक यहाँ पे रूप से अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लगता था
लगता क्या था वो ऑब्वियसली ज़्यादा थी। तो ये प्राइमरली दो फैक्टर्स की वजह से ये माइग्रेशन थी, ठीक है। और इसकी वजह से असम के लोगों में ये चिंता थी कि एनआरसी जो है कंडक्ट किया जाए, ये डिटेक्ट किया जाए कि कौन जो है वाकई में भारत का नागरिक है और कौन जो है वो इलीगली माइग्रेट करके यहाँ पे आके रह रहा है, और उन लोगों को डिटेक्ट करके जो है उनका नाम स्ट्राइक ऑफ किया जाए अगर वो एनआरसी में ऐड हुए हैं, या उनको एक एनआरसी रजिस्टर, जो एनआरसी के तहत एक रजिस्टर में जो है सिर्फ सिटीजन्स को ऐड किया जाए और ऐसे लोगों को रिमूव किया जाए या उनको डिटेक्ट करके वापस भेजा जाए, ठीक है। चलो, तो अब देखो हुआ क्या इसके बाद कि 1971 तक हमने बात कर ली कि बांग्लादेश की लिबरेशन हुई, लेकिन तब तक भी एनआरसी जो है इट वाज नॉट अपडेटेड, लेकिन माइग्रेशन जो है वो पीक पे थी। ऑब्वियसली 1971 वाली जो लिबरेशन थी जिसमें मुक्ति वाहिनी आपने सुना होगा और इंडियन फोर्सेस ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, दे प्लेड अ कमेंडेबल रोल, राइट, एंड दे हेल्प्ड East Pakistan liberate from the clutches of West Pakistan and become an independent nation that is Bangladesh, right? लेकिन क्योंकि वो सारी instability थी, वहाँ पे bloodshed हो रहा था और कोई as such लोगों को certain future अपना नहीं दिख रहा था, a safe, secure, prosperous future, they were not able to see that, so they migrated and this problem of illegal migration was continuing rampantly. तो डिमांड फर्दर जो है एनआरसी की बढ़ती रही। फिर 1985 में क्या हुआ कि 1985 आते आते इतनी ज़्यादा डिमांड और प्रोटेस्ट और एजिटेशंस हो रहे थे कि सरकार ने फाइनली जो है एक अग्रीमेंट साइन किया जिसको हम कहते हैं असम अकॉर्ड्स, ठीक है। तो असम अकॉर्ड्स जो हैं वो साइन किए गए, और किन किन पार्टीज के बीच में ये साइन हुआ, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट ऑफ असम, देन ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन दैट इज आसू, और इसके साथ साथ ऑल असम गण संग्राम परिषद दैट इज प्लस ऑल असम गण संग्राम परिषद, ठीक है, जो आज की डेट में आई थिंक असम गण परिषद है, एजेपी, विच इज इन अलायंस विद द रूलिंग एनडीए और द बीजेपी, राइट। तो इन सब के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम दिया गया असम अकॉर्ड इन द ईयर 1985, और इसके तहत क्या कहा गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले असम में एंटर हुए हैं, द पीपल हु हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर 24 मार्च 1971, डिटेक्ट दोज पीपल एंड नॉट जस्ट डिटेक्ट दोज पीपल, you have to disenfranchise them. डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब कि उनके सारे राइट्स जो हैं वो 10 साल के लिए उनके सभी राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएं या ले लिए जाएं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये बात की गई किन लोगों के रिस्पेक्ट में, जो लोग 1971 24 मार्च से पहले आए, ठीक है, और 10 साल के लिए उनके राइट्स ले लिए जाएं, उसके बाद जो है आप इनको वो राइट्स दे सकते हो। लेकिन जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद एंटर हुए हैं उनको डिटेक्ट किया जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए, दैट इज द पीपल हु एंटर्ड आफ्टर 24 मार्च 1971, डिटेक्ट देम एंड डिपोर्ट देम बैक टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। तो ये बात की गई एनआरसी की अपडेशन की, एनआरसी की अपडेशन के साथ डिटेक्ट करने की लोगों को, और उस हिसाब से दो जो कैटेगरीज जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। लेकिन 1985 से बीतते बीतते समय आ गया 2005, और ना तो एनआरसी अपडेट हुई, ना कोई डिटेक्ट हुए लोग, और ना ही जो बात की गई थी असम अकॉर्ड्स में उन कंडीशंस को सरकार ने फुलफिल किया, ठीक है। अब देखो, पर एजिटेशन जो है या डिमांड जो है वो कंटिन्यूड प्रोलॉन्ग बेसिस पे चलती रही, और सरकार से ये डिमांड जो है लोग करते रहे असम के कि प्लीज एनआरसी को जो है अपडेट किया जाए, असम अकॉर्ड्स को ऑनर किया जाए, द गवर्नमेंट शुड ऑनर इट्स वर्ड और इट्स अग्रीमेंट दैट वाज मेड इन द फॉर्म ऑफ असम अकॉर्ड्स। बट 2005 केम एंड अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किए सरकार को कि एनआरसी को जो है तुरंत अपडेट किया जाए इन कंप्लायंस विद असम अकॉर्ड्स। असम अकॉर्ड्स में सरकार ने जो भी कंडीशंस मानने के लिए कहा था उस अग्रीमेंट में, उनको कंप्लाई करते हुए सरकार जो है एनआरसी को अपडेट करे, ठीक है। लेकिन कोई जू नहीं रेंगी इनके कान पे, और समय बीतता चला गया और आ गया 2015। इससे पहले 2009 में भी एक पिटीशन फाइल की गई, और
दोबारा 2009 की पिटिशन में भी सेम सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि प्लीज एनआरसी को अपडेट करिए, यू आर द एग्जीक्यूटिव, दिस इज योर डोमेन, डोंट फोर्स अस टू कमिट एन एक्ट ऑफ जुडिशियल ओवररीच, के जुडिशरी को कोई इंटरवेंशन करना पड़े और हम जो है एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आके कोई कार्रवाई करें, हमें इस चीज के लिए फोर्स मत करो। और आपका जो काम है, आपकी जो जुरिसडिक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सौंपी है जिम्मेदारी, being the executive part of the government, please do that. But the NRC was still not updated, and in 2015 when the matter came before the Supreme Court yet again, then the Supreme Court said now it's enough is enough, and now we are going to update the NRC, or we are going to have a Supreme Court monitored updation ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, और ना चाहते हुए देखो, क्योंकि ऑब्वियसली आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सारी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने की, है ना, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी होगी या जो एग्जीक्यूशन होगा वो सरकार की एपरेटस से ही होगा। ठीक है, तो उसके चलते क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम दोनों जो है इसमें ऐड हो गए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। और फाइनली जो है अपडेट किया गया एनआरसी को, जिसमें 9 लाख लोग जो हैं दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनआरसी। मतलब हुआ ये कि ये सारा प्रोसेस जो है इतना हैपहैजर्ड हो गया कि 9 लाख पीपल दे वर डिक्लेयर्ड एज नॉन सिटीजन्स, राइट। उनकी सिटीजनशिप के ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क लग गया, और जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। और 31 अगस्त 2019 ये फाइनल जो एनआरसी है इसको पब्लिश कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी भी क्योंकि ये एनआरसी के साथ साथ इन्होंने फिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स वाला है वो सारी चीज़ें मिक्स कर दी, और उसके चलते जिन लोगों को नॉन सिटीजन्स डिक्लेयर किया गया उनकी सिटीजनशिप पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और इसमें जो गलतियां हुई वो बहुत सारी हुई, मतलब इस अपडेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वॉर वेटरन्स थे, जिन्होंने 1971, एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि मैं 1971 का वॉर हीरो हूं, मैंने 1971 के वॉर में इंडियन आर्मी की तरफ से जो है पार्टिसिपेट किया है, आई एम अ वॉर वेटरन, उसको भी जो है नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई एनआरसी के ऊपर, राइट। सो दैट इज द एवोल्यूशन। जितना आपको फैक्ट्स जानने जो है ज़रूरी हैं एनआरसी के कंटेक्स्ट में, राइट, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब बिफोर कंक्लूडिंग एक बार फटाफट देख लेते हैं, सीएई और एनआरसी दो अलग अलग चीज़ें हैं, सरकार जब कहती है तो ये सही बात है। ठीक है, देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्राइटेरिया ले डाउन करता है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स, जो हमने डिस्कस किया कि जो डेफिनेशन 2019 वाले जो एक्ट में अमेंडमेंट्स लाई गई, ठीक है, कि कौन जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, राइट। वेयर एज ऑपरेशनल जो एनआरसी है दैट ऑपरेशनलाइजेज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट्स। क्या कहा गया था एनआरसी में कि आप जो है डिटेक्ट करोगे, यू विल डिटेक्ट द पर्सन्स हु आर इलीगल माइग्रेंट्स। फिर सीएए जो है इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू द religious minorities who entered India on or before 31st December 2014, whereas NRC में सिटीजनशिप ग्रांट करने की या लेने की कोई बात की ही नहीं गई है। इसमें सिर्फ ये है include those who can prove either they or their ancestors lived in India on or before 24th March 1971। ठीक है, तो आपका नाम जो है वो एनआरसी में या इस रजिस्टर में इंक्लूड कर लिया जाएगा, दैट इज द ओनली थिंग। फिर सीए जो CAA है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इज एप्लीकेबल फॉर इलीगल माइग्रेंट्स रिसाइडिंग इन इंडिया एंड नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडियन सिटीजन्स। देखो यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन जो है उसको चेंज किया गया, तो इसलिए इंडियन सिटीजन जो भारत के नागरिक ऑलरेडी हैं उनको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी जो है नागरिकता लेके बैठे हो, आपको CAA 2019 का कुछ भी नहीं कह रहा, राइट। Whereas NRC की जब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली एक्सक्लूडिंग अदर्स, राइट। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन CAA एंड NRC, डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स। ठीक है, तो आई बिलीव ये सारा जो हमने डिस्कस किया आज, राइट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस वक्त सिटीजनशिप कैसे ग्रांट की गई, फिर coming to the Citizenship Act of 1955 and the subsequent changes which were brought into that act, and finally until the provisions of the National Register of Citizens. That is clear to all of you. So ये बात हो गई आज हमारी सिटीजनशिप से रिलेटेड।
अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, राइट? सो अंटिल देन स्टे सेफ, stay healthy and keep preparing well. So this is Piyush signing off. Take care and bye bye.